स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीटेट के हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अभी तक 4-5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम बेस्ड हैं। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपका पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपने 10-12 पेपर भी सॉल्व कर लिए, पिछले साल के देखा जाए तो 20 से 25 पेपर मल्टीपल शिफ्ट में आपके हुए थे प्राइमरी लेवल के, और मल्टीपल शिफ्ट में ही हुए थे आपके जूनियर लेवल के। तो लगभग 40-45 पेपर थे। इन 40-45 पेपर को अगर आप कर लोगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका जो एग्जाम है उसमें आपके जो मार्क्स आएंगे वो चाहे तो 28 आएंगे या 29 आएंगे या 30 आएंगे। वैसे 30 में से 30 ही आएंगे अगर आप इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो रिपीट ही होता है। हर बार क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। तो मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करता हूं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो ये प्रश्न पूछा गया था, अब ये पेपर ही है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध या समझ के लिए या पाठ के अधिगम के लिए कराया जाए। मान लीजिए कि कोई आकलन है, इवैल्यूएशन कराया जा रहा है विद्यार्थियों का उनके कौशल संबंधी। अब उनकी कौशल क्या हो सकती है? उनकी समझ हो सकती है, जैसे बोध या समझ कहते हैं। पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग द स्टडी। एक ऐसा इवैल्यूएशन जो ड्यूरिंग द स्टडी आपका किया जाए, इसको बोलते हैं एफए, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है इसको। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप बोल सकते हो ड्यूरिंग द स्टडी। इसको एक वर्ड और होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जो आपका एवेल्युएशन होता है, सीखने के लिए जो एवेल्युएशन होता है उसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन था असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, आपको पाठ पढ़ाते दौरान अगर आपको आकलन किया जाता है, एवेल्युएशन किया जाता है, इसमें ज्यादातर सेल्फ एवेल्युएशन किया जाता है, स्व मूल्यांकन किया जाता है, तब आप यहाँ अधिगम के लिए आकलन को सही मानेंगे। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अधिगम का आकलन, इसे बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का जो आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये आपका क्या किया जाता है? लास्ट में किया जाता है ज्यादातर। क्लियर? असतत मूल्यांकन, डिसकंटिन्यूअस एवेल्युएशन आपका नहीं किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस एवेल्युएशन होता तो आपका चलता। जो कॉन्टिन्यूअस एवेल्युएशन है वो भी इस एफए के अंतर्गत ही आ जाता है। क्लियर? योगात्मक मूल्यांकन, इसे बोलते हैं ऐसे, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपके ईयरली जो पेपर होते हैं उनको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के लिए, देखिए जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस जो अलगाव आपको दिखेगा, एक क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम, मान लीजिए कि ये कोई क्लास है, इस क्लासरूम के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ तमिल का बच्चा भी पढ़ने के लिए आया है, यहाँ पंजाब से भी बच्चा पढ़ने के लिए आया है, पंजाबी लैंग्वेज वाला, यहाँ आपको हिंदी का भी दिखे, और यहाँ थोड़ी थोड़ी एक ऐसा विद्यार्थी जिसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती है। ठीक, एक ऐसा बच्चा है जहां गरीब भी पढ़ने को आपको देखने को मिले, एक ऐसा बच्चा है जहां अमीर का बच्चा भी आपको पढ़ने को देखने को मिले। तो एक ऐसा क्लासरूम जहां पर मल्टी डायमेंशनल, बहुभिमीय बच्चा आपको देखने को मिले, मल्टी कल्चरल बच्चा आपको देखने को मिले, विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आया हुआ बच्चा आपको देखने को मिले, ऐसी क्लासरूम को बोलते हैं हम समावेशी कक्षा, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम।
विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आया हुआ बच्चा किस क्लासरूम के अंतर्गत मिलेगा? आपको समावेशी कक्षा के अंतर्गत मिलेगा, और यही आपका इसका राइट आंसर होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत इंटीग्रेटेड की बात करें, जो इंटीग्रेटेड क्लासरूम होता है जिसके अंतर्गत हाई प्रोफाइल सिटी के या बिल्कुल लोएस्ट वंचित वर्ग के बच्चे ही आपको देखने को मिलते हैं, तो इन एकीकृत को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे। विशेष शिक्षा का कोई मतलब नहीं, अप्रगतिशील नहीं होनी चाहिए शिक्षा। जॉन डीवी के अनुसार बताया था जॉन डीवी ने कि शिक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, प्रगतिशील कक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा हो सकता है वो गरीब घर से आया हुआ बच्चा हो सकता है वो एक ऐसे समाज से, पिछड़े वर्ग से समाज से आया हुआ बच्चा हो। तो ऐसे वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब इसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा? आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन क्या है? उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें। तो भाई टीचर का काम क्या है? तनख्वाह लेना। टीचर का काम तनख्वाह लेना ही थोड़ी है। बच्चों को काम दे दो आप, आपका काम क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जहां पर एबीएल हो। एबीएल का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहां पर बच्चा एक्टिविटी कर सके, यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, सक्रिय भागीदारी निभा सके क्लासरूम के अंतर्गत, एंगेजमेंट बच्चे की हो, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ढेर सारा लिखित कार्य आप देंगे, ये तो गलत है। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। देखिए, आप बच्चे को चर्चा में शामिल कर रहे हो, मैंने अभी एक वर्ड बोला था एंगेज करना, तो आप एंगेज कर रहे हो बच्चे को। अगर आप बच्चे को एंगेज कर रहे हो, उनके जो गलतियां हैं उन गलतियों को जानने का प्रयास कर रहे हो ताकि उनकी गलतियों को सुधारा जा सके, तो काफी अच्छी बात है। और इन कॉन्टेक्स्ट, जब भी आपको वर्ड दिख जाए इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, तो आपका आंसर सही ही जाता है। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। आप कभी भी बच्चे की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अलगाव की भावना बच्चे के साथ कभी भी नहीं करेंगे, भेदभाव उनके साथ कभी नहीं करेंगे, रैंकिंग कभी नहीं करेंगे, लेवलिंग कभी नहीं करेंगे बच्चों की, तो अलग से नहीं बैठा लेंगे भाई। उन्हें अनदेखा करें, अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि उन्हें अन्य छात्रों से अंतःक्रिया नहीं कर सकते तो आप अंतःक्रिया करवाएंगे उनसे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ऐसी कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख के सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी होगी बच्चे के अंतर्गत, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी जो उसके संतुलन को, उसकी शारीरिक निपुणता को और हाथ आंख की सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करेगी? ऑप्शंस है, पठन्य वैकल्य। पठन्य वैकल्य में ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, लेकिन शारीरिक निपुणता का इससे कोई रिलेशन है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो पठन्य वैकल्य तो आपका होगा ही नहीं। गुणज वैकल्य, गुणज वैकल्य का मतलब होता है एक तरीके से वो उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं हो सकती, रीजनिंग उसके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं हो सकती, हो सकता है वो जोड़ घटाव गुणा भाग ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो डिस्कैलकुलिया गुणे भाग नहीं कर पाता, इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी शारीरिक निपुणता इससे सही हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता, और प्रभावित भी नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए किसी का पैर खराब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मैथ्स नहीं सीख सकता है, डिस्कैलकुलिया यहाँ देखने को नहीं होगा। इसको वैसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं इसको, गुणे भाग नहीं कर पाता है। भाषा वैकल्य, भाषा का संबंध आपकी आंख से क्या है, भाषा का संबंध आपके संतुलन से हो भी सकता है, लेकिन भाषा का संबंध शारीरिक निपुणता से नहीं है। ठीक, गति समन्वय वैकल्य, इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया।
जो डिस्प्रैक्सिया है इसके अंदर बच्चे की मोटर स्टेज यानी कि फाइन मोटर स्टेज हो सकते हैं, फाइन मोटर स्किल्स हो सकती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो सकती हैं। ज्यादातर इसके अंदर जो बात की जाती है आपकी फाइन और ग्रॉस दोनों तरीके की मोटर स्किल्स ही आती हैं, जो कि गति सामान्य वैकल्य होंगी डिस्प्रैक्सिया। दो प्रकार की स्किल्स होती हैं, एक होती है फाइन मोटर स्किल और दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जहां पर स्मॉल मसल्स काम करें, स्मॉल मसल्स जहां पर काम करें वहां पर फाइन मोटर स्किल की बात की जाएगी, इसे बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल, जहां पर लार्ज मसल्स कार्य करें। क्या करें? लार्ज मसल्स कार्य करें। यहां पर ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए बोल सकते हैं जो बड़ी बड़ी जो आपकी मसल्स हैं वो कार्य करती हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर, तो रनिंग आ जाएगी, आपकी भागना, इसमें क्या होगा आपकी बड़ी बड़ी मसल्स कार्य करेंगी। यहां पर अगर बात करें तो आई कार्य करेगी, आपकी फिंगर कार्य करेगी, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगी? फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हाथ और आंख तो आप देख भी सकते हो, फाइन मोटर स्किल्स का ही पार्ट होंगी। तो ये जो भी हम फाइन मोटर स्किल्स हो या ग्रॉस मोटर स्किल्स हो, ये आप डिस्प्रैक्सिया के थ्रू आप इनको सही कर सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत ये आएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। देख लो भाई, क्वेश्चन को तोड़ने का सबसे बड़ा खेल है। अगर आप क्वेश्चन को तोड़ पाए तो इसका मतलब समझ लीजिए आप क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी पे वार कर रहे हो। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ नहीं है। नेक्स्ट है स्वलीनता, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किस विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म में क्या होता है? कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं, संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो बताइए कौन सा इसमें से सही होगा? चलिए, अगर हम बात करें किसी बच्चे को ऑटिज्म की परेशानी है, ऑटिज्म है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आता भी है। इसको बोलते हैं स्वलीनता। स्वलीनता इसका मतलब होता है बच्चा क्या है? ध्यान नहीं लगा पाता, इसमें ध्यान नहीं लगा पाता। ठीक, तो ध्यान नहीं लगा पाता है बच्चा यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है स्वलीनता या ऑटिज्म की। इसके अंदर बच्चा क्या हो जाता है? आकुल हो जाता है। तो यहां पर बोलेंगे जब ध्यान नहीं लगा पाएगा तो संप्रेषण में कठिनाई यानी कि डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर उसे डिफिकल्टी होगी। बाकी तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं गलत, इनका कोई रिलेशन नहीं इससे। हर क्वेश्चन का भाई डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल रहा है आप लोगों को, इसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब क्या होगा? आपकी हो जाएगी कंस्ट्रक्टिविज्म या क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी है विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है, अगर क्रिएटिव बच्चा है तो उसका मतलब वो एक जिज्ञासु बच्चा होगा। पहला बात तो ये है। इनोवेशंस, नवाचार को फॉलो करता होगा, नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आते होंगे क्रिएटिव बच्चे के अंदर। एक्सप्लोरेशन करेगा यानी कि अनुसंधान करेगा, खोज करने का प्रयास ऐसा बच्चा करेगा। तो ऐसा बच्चा जो सृजनात्मक है, क्रिएटिव बच्चा है, उसकी पहचान नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो जिज्ञासा की प्रबल भावना, देखिए जिज्ञासा मैंने अभी बोली थी, क्यूरियस होगा, किसी भी चीज को जानने के लिए उत्सुक होगा। क्या होगा? उत्सुक होगा जानने के लिए। दूसरा है अभिसारी सोच। देखिए दो प्रकार की सोच होती है, एक होती है अभिसारी, इसको समझ लीजिएगा, आपके काम आएगी और आपकी जिंदगी को बदल देंगे। अपसारी सोच। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग और इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो प्रकार की थिंकिंग होगी, चिंतन दो प्रकार का होता है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। किसी समस्या को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका हो,
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मात्र अगर एक तरीका है तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अपसारी चिंतन किसी भी समस्या को सॉल्व करने के बहुत सारे विकल्प हो, मल्टी डायमेंशनल हो, मल्टी बेस हो, बहुत सारे तरीके हो किसी समस्या को सॉल्व करने के, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। तो अभिसारी सोच आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये एक सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं होगा। उच्च स्तरीय समस्या समाधान का कौशल, उच्च स्तरीय समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी क्या है बच्चा सॉल्व कर पाए। नवाचारी अनूठे विचार, मैंने अभी बोला था इनोवेशंस, अभी क्या बोला था? इनोवेशंस बोला था, नवाचारी बोला था, तो ये भी आ गया। अब देखिए एक ही गलत है, कौन सा वाला? ये आपसे ये पूछा था, नहीं, नॉट गलत है, इसी वजह से ये वाला सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आपसे नॉट पूछा था, गलत है इसी वजह से सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, आ गया, लगाइए। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति से रिलेटेड सवाल आपके सामने देखने को मिला है। वैसे हर पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि इसको नेशनल बोलते हैं, न्यू नहीं बोलते। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, अब ये क्या सजेस्ट करती है कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? अब ये तो आपका आंसर विकल्प के ऊपर निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होना चाहिए, नहीं। आपका कभी भी, आपकी शिक्षा कभी भी पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो एक अनलिमिटेड वेज में होनी चाहिए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो सीमित नहीं हो सकती, आपकी लिमिटेड नहीं हो सकती, अनलिमिटेड होगी आपकी, जो आपकी सीमा है किसकी? शिक्षा की। तो शिक्षा की सीमा आपकी पुस्तकों तक नहीं रहनी चाहिए। दूसरा है तथ्यों के कंठस्थीकरण, रोट मेमोराइजेशन। आप याद करने पर तो कभी भी बल नहीं देंगे, बच्चे को याद करने पर कभी भी बल नहीं देंगे, तो कंठस्थीकरण तो वैसे ही गलत हो गया। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को उन्मुख होनी चाहिए, आप कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं इन वर्ड्स को, आप रैंकिंग नहीं करेंगे, रैंकिंग नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर लेवलिंग नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं करेंगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा आप बच्चों के अंदर नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, अलगाव की भावना नहीं करेंगे, पृथक्कीकरण नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, और जेंडर वाइज को भी आप शो नहीं करेंगे, और लैंगिक रूढ़वादिता को भी, ठीक, जेंडर पक्षपात को भी, जेंडर वाइज को भी। तो ये तो आप तीनों के तीनों गलती हो गए, अब एक ही बच्चा, यही सही होगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। समालोचनात्मक चिंतन, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, पर विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बच्चा मल्टीपल वेज में सोच सके, नए नए आइडियाज को पुनरुत्पादित कर सके, इनोवेट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाइए क्या होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे छोटे से विद्वानों, बड़े बड़े विद्वानों। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? एक कक्षा में है, विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में जो चयनित की गई है, में व्यक्तिगत अंतरों, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, को अध्यापिकाओं द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? देखिए, अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो ये कैसा होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे हो सकते हैं। तो आप एज ए टीचर आप कैसे उनको एड्रेस करोगे, आप कैसे उनको संभालोगे? तो यहां बोला है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। आप बच्चों को बाधा थोड़ी समझोगे, हर्डल थोड़ी समझोगे, हिंडर थोड़ी समझोगे, ऑब्स्टेकल थोड़ी समझोगे, यानी कि उन्हें एक बाधा का केंद्र थोड़ी मानेंगे।
फिर तो आप एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कहाँ कर पा रहे हैं, बच्चे को इंगेज कहाँ कर पाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात आप कहाँ कर पाएंगे। तो ये तो बात गलत हो गई। नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन होता तो बात करते भी। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। एलिमिनेटेड विद यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आप यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कर रहे हैं तो गलत बात है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक असामान्यता के परिमाण के रूप में देखना चाहिए। असामान्यता क्यों, सामान्यता हो जाती तो सही रहता। नेक्स्ट है उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। यानी कि एक ऐसा बच्चा है वो चाहे आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आप ये मान के चलेंगे कि बच्चे को हमें सिखाना है, ठीक, और जो भी वो बोलते हैं उनको मान्यता देंगे, चाहे वो सच बोले या झूठ बोले, उनके प्रश्नों को आप कभी नहीं रोकेंगे। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड की ओर जाएगा आपका, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। बच्चा जो भी प्रश्न पूछता है आप उसको मान्यता देंगे, ऐसा नहीं करेंगे उसे रोकने का प्रयास करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे भाई आपसे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसे रोकेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षार्थियों को रूप में अपेक्षित करती है। अब ये प्रश्न आपका है, एक अब ऑप्शंस लगा के देखते हैं भाई। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को ज्ञान का प्रदाता के रूप में अध्यापकों को, और शिक्षार्थियों को ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता। निष्क्रिय क्यों बोल रहे हो आप, उसे सक्रिय ग्रहण करता बनाओ, सक्रिय बनाओ ना। वो अगर किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो पैसिवली क्यों करेगा, एक्टिवली कर सकता है। क्लियर। तो ये तो गलत हो गया। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को जानकारी की प्रभुत्वधारी स्रोत और बच्चों शिक्षार्थियों को अधीनस्थ प्रतिभागी क्यों बना रहे हो भाई, ठीक, सबऑर्डिनेट क्यों कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक बोला गया है कि जो टीचर होता है वो केयर टेकर हो सकता है एक तरीके से, और यहां पर तो बात भी की गई है एनसीएफ 2005 की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में तो बोला है कि जो टीचर होगा वो सिर्फ और एक सिर्फ सुविधादाता होगा। क्या होगा, सुविधा दाता होगा। टीचर सुविधादाता का कार्य करेगा, तो सुसाधक का कार्य करेगा, और ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी होगा। सरकार कैसा होगा, सक्रिय प्रतिभागी आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख ले, जो मैं बोलता हूं वही क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बताओ भाई, सीटेट वालों से बोलो क्योंकि ये कुछ और पूछना शुरू कर दें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं मुंह से बोलता हूं वही आपका आंसर में दिख जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा, आप लोग 30 आउट ऑफ 30 मार दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का वर्तमान से कहां, भूतकाल में बदल जाता है। यानी कि जैसे ही ईडी लगाते हैं प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाता है, भूतकाल में। इस जानकारी को पाने के बाद रियान शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का, हर दशा में, इस वर्ड को सोचिएगा, हर दशा में निरूपित करने का रुझान उसकी अपनी सोच को, प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी कि अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब ये भाई साहब कर रहे हैं कि जब भी जो भी वर्ड दिख जाए ये उस वर्ड के अंदर ईडी लगा देते हैं। तो ये जो कंडीशन होगी, ऐसी जो कंडीशन होगी आपकी, वो क्या होगा, रियान जो क्या करता है, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड दिखता है उसके अंदर ईडी लगा देता है। उसने सीखा कि ईडी लगाने से वो प्रेजेंट से पास्ट में, वर्तमान से आपका भूतकाल में पहुंच जाता है। तो वो क्या करता है, हर वाक्य में लगाता है। अब मान लीजिए गो है, गो का होता है वेंट, इन भाई साहब ने कर दिया गो डैड, गॉड,
GOED कर दिया, ईडी लगा दिया। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा, गो वेंट गॉन होगा। ठीक, अब कम आया तो इन्होंने क्या बोला, भाई देखो मेरे को टीचर ने बताया था कम, ये प्रेजेंट का हो गया, और मुझे पास्ट बनाना है तो ईडी लग गया, कम्ड कर दिया। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, भंडाफोड़ कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ऐसा थोड़ी करना था। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, नियम का अति सामान्यीकरण कर रहे हैं। नियम का क्या कर रहे हैं, ये अति सामान्यीकरण कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अति नियमितता। अति नियमितता बोल सकते हो। इसके लिए एक वर्ड आता है अति सामान्यीकरण। अति सामान्यीकरण, तो ये नियम का क्या कर रहे हैं, अति सामान्यीकरण कर रहे हैं। और अति करना किसी भी चीज की खराबी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इतना लंबा सवाल पूछा, आंसर टुच्चू सा, बताओ भाई इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप इन चिल्ड्रन। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है, जिसे बोलते हैं विचार वेश, को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की जब भी बात की जाएगी विचारावेश की, तो विचार जब भी बच्चा करता है तो ऐसी स्थिति में वो उसे क्या करना चाहिए, इनोवेशंस करने चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चे को क्रिएटिव होना चाहिए। क्लियर। तो यहां क्या होगा, अभिसारी सोच, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी अभिसारी सोच, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट नहीं होगी। प्रकार्यात्मक स्थिरता, बच्चे के अंदर की स्थिरता नहीं होनी चाहिए। अपसारी सोच बहुत अच्छा है। अनुक्रिया समुच्चय, नाजीना रेस्पॉन्स सेट हो भी सकता है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग बात काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी चीज का जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट वेज में होता है। ठीक, यानी कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीके से किसी भी समस्या को समाधान कर सकता है बच्चा। तो अपसारी सोच आपका इसका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। बाकी एक ऑप्शन आया था उसमें अनुक्रिया समुच्चय को आंसर लगा रखा था, मैंने बोला भी था ये आंसर गलत है, और सीटेट चैलेंज किया होगा उस क्वेश्चन पर जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अ टीचर शुड। रचनावादी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, वो बल देगा किस चीज पर, इनोवेशंस पर बल देगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग पर बल देगा, वो आपका, चलिए सभी बच्चों को मानक निर्देश दे ना, आप स्टैंडर्डाइज डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, स्टैंडर्डाइज नहीं होने चाहिए। निर्देश जब भी हो वो आपके कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। 5वीं तक का बच्चा, 6वीं तक का बच्चा, 8वीं तक का बच्चा, आप उसके लिए कहाँ बड़े बड़े नियम और कानून बनाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता का सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, काफी अच्छा ऑप्शन है भाई। सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, समान गति से क्यों, बच्चे असमान गति से आगे बढ़ते हैं। स्वयं बच्चे की बात करें तो उसकी जो बढ़ने की प्रोसेस होती है वो असमान होती है। ठीक, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो कैसा होता है, सतत विकास होता है। क्लियर, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता है। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, आप उदासीन मत बनाइए बच्चे को, आप क्या कराइए, वो अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। इसका मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, वो नए नए विचारों का समावेशन करेगा, सीखेगा भाई बहुत कुछ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण है। फर्स्ट स्टेज क्या होगी, द फर्स्ट स्टेप इन द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को परिभाषित करना। परिभाषित करने की बात थोड़ी सी बाद में आती है। कोई भी समस्या है सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके होने चाहिए। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई।
ठीक, उसके बाद आप उसको डायग्नोज कीजिए, सॉरी, और रेमेडी दीजिए। ठीक, या फिर आइडेंटिफाई की जगह पर आप यहां वर्ड लिख सकते हो डायग्नोज, डायग्नोज। इंग्लिश में देख लेना भाई सही है या गलत है। इसको बोलते हैं निदानात्मक, निदानात्मक शिक्षण, और इसे बोलते हैं उपचारात्मक। यानी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए या फिर उसका डायग्नोज कीजिए। बात एक ही है, सबसे पहले उसे निदान पता लगाइए कि ये समस्या है क्या। उस समस्या का पता लग जाए उसके बाद आप उसके लिए रेमेडी दीजिए, उपचार कीजिए उसका। ठीक, तो ये बात का काम है। तो समस्या को परिभाषित करना ये इतना जल्दी नहीं होगा, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो मैंने बोला वही निकला कि नहीं भाई? वही निकलेगा, कुछ अलग थोड़ी आएगा। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं होता तो आपका डायग्नोज वर्ड दिख जाता है यहाँ पर। प्रासंगिक जानकारी की खोज, खोज की क्या जरूरत पड़ रही है? समस्या है, सबसे पहले पता लगाइए क्या है। परिकल्पनात्मक रूप से निरूपण, परिकल्पना, कल्पना तो आप बाद में करोगे, पहले पता तो लगा लो कि समस्या है क्या। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? देख लो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या करना है? प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? शिक्षक को क्या करनी चाहिए, कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए कि बच्चा प्रेरित हो जाए? अब ये तो किस पे डिपेंड करेगा? आपके विकल्प पर डिपेंड करेगा। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा। आप प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करेंगे, कितनी बार बोलूं भाई इन वर्ड को? कंपिटिटिव, आप उनके अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, रैंकिंग नहीं करेंगे, लेवलिंग नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप हिंडर का कार्य नहीं करेंगे बच्चों के लिए। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। प्रोत्साहन की बात तो ठीक है, प्रोत्साहन, लेकिन आप पुरस्कार की बात गलत है, दंड की बात गलत है, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने बोला है कि आप बच्चों को भाई दंड मत दीजिए। करिकुलम के अंदर ये बात कही गई है। चलो करिकुलम को छोड़ देता हूं मैं। एनईपी 2020 की बात करें, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 बिस्किट वाली, तो 2020 की जो धारा नंबर 17 है, कौन सी धारा नंबर 17 है, इस धारा 17 में बोला गया है कि बच्चों का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा, उनके अंदर भय की भावना नहीं आनी चाहिए, आप उनको दंड देने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर? उनके साथ भेदभाव भी नहीं करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स धारा 17 में लिखा हुआ है, जो आपकी धारा 17 है। कुल मिलाकर धाराओं की बात करें, आरटीई एक्ट 2000, आरटी एक्ट की जो धाराएं हैं, आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसकी जो धाराएं हैं, उन धाराओं में 38 धाराएं हैं और कुल मिलाकर जो अध्याय हैं 7 अध्याय हैं। कितने? 7 अध्याय। तो जो टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं वहां पर इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होगा? गलत हो गया। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड, कठोर मानदंड नहीं होने चाहिए, आप मानक लक्ष्य नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज आपके गोल्स नहीं होने चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, यहां पर बात की गई ना, बच्चों की बात कहां की गई है ये तो देख लो एक बार। तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और दिशा में काम करने का समर्थन करें। बच्चे क्या चाहते हैं आप वो करिए। आप क्लासरूम को एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम का हिस्सा बनाइए। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक क्लासरूम का हिस्सा बनाइए। आप क्लासरूम को, बच्चों को बोलने का मौका तो दीजिए। उनकी रुचि किसमें है, वो किसमें इंटरेस्टेड है, उनका एम क्या है, इसको तो देखिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। जहां बच्चों की बात की जाएगी वहां आंसर आपका सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। भावनात्मक खुशहाली, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों के भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। बात तो ठीक लग रही है। इसको भी पढ़ लेते हैं रीजन को। किसी समस्या प्रश्न को हल करने के समय विचारों को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ये तो भाई गलत लग रहा है। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। मौखिकीकरण बाधा कैसे डाल सकता है? ये तो बात गलत है आपकी, ये तो बात आपकी गलत है। ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई एक बार। किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं लग रहा है। लेकिन इन्होंने क्या माना है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये माना है। बाकी आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका आंसर ठीक नहीं लग रहा है भाई। पता नहीं इन लोगों ने क्या दे रखा है, कुछ भी डाल देते हैं आंसर के रूप में। इनका क्या है, उनका जा क्या रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? नोट पूछा है। सकारात्मक रूप से लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत सकारात्मक रूप से अधिगम कौन नहीं देता है? कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, ये तो देगा। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग देगी। चर्चाएं, डिस्कशंस देंगे। कुपोषण नहीं देगा, नहीं देगा। इसी वजह से सही है, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा था। क्लियर? ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। ये क्वेश्चन तो हो गए भाई आपके 15-16 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी मैंने आपको सीडीपी के कितने क्वेश्चन कराए? कुल मिलाकर 15 से 16 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। जो प्रश्न जिसके 15 थे पहले वाले, वो मैंने पहले ही करा दिए। तो मुझे तो उम्मीद ये है, पक्का श्योर हूं कि अगर आप इनको कर लोगे तो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आप 30 आउट ऑफ 30 भी कर दोगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? क्योंकि बहुत आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। सीडीपी का मतलब बहुत सरल सीडीपी कर दी है, ठीक। और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग क्लासेस लेते रहिएगा और इनका फायदा उठाते रहिएगा। बाकी आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह आपकी इच्छा है, करना चाहें कर दीजिएगा, ना करें तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, क्या करना है आपको? क्लास लेते रहना है, ये आपको करते रहना है बस। सब्सक्राइब वगैरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं पूरी के पूरी वीडियोस में सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलता। इसका मतलब एक ही है कि आप लोगों के ऊपर मुझे ट्रस्ट है। आप क्लास लेते रहिए, बस इसी में भला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।